Hello everyone, is everything okay? Let me check first, then we will start over this topic. Uh, okay, so hello everyone. So today we will talk about 42nd Constitutional Amendment. आज हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे और 42वां संविधान संशोधन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसे हम मिनी संविधान के रूप में भी देखते हैं। और भारतीय संवैधानिक यात्रा में हमने इस संविधान संशोधन के पहले 41 संविधान संशोधन देखे हैं और इनमें यदि 42वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि की बात करें तो इन संवैधानिक संशोधनों में एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक वाद था जो इस पर्टिकुलर केस ने हमें भारतीय संविधान को आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया इस वाद ने। तो वो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वाद ने न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की। ऐसा तत्कालीन सरकार ने महसूस किया कि इसने संसदीय सर्वोच्चता के सहितर न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की। तो हम इसके पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके एक कारण में हम ये ऐसा हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस बात को ले सकते हैं कि एक रीज़न रहा हो कि न्यायिक सर्वोच्चता सरकार नहीं चाहती थी और सरकार चाहती थी कि संसदीय सर्वोच्चता ही यथावत रहे। और इसके अलावा उस समय 1976 के समय आपातकाल की पृष्ठभूमि थी, आपातकाल लागू था देश में। तो आपातकाल के भी कारणों में आप जाए तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो केस रहा उसमें प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो 39वां संविधान संशोधन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा के अध्यक्ष इनके चुनावों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो इस संवैधानिक संशोधन को न्यायालय ने रद्द कर दिया। ये इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर काम कर रहा है 42वें संविधान संशोधन के आने की पृष्ठभूमि के रूप में कि 42वां संविधान संशोधन क्यों आया। तो हम यहाँ शक्ति की शिफ्ट होने के रूप में भी आप देख सकते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता या फिर संसदीय सर्वोच्चता इस रूप में। और एक अन्य कारण समाजवाद की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री की भावना रही कि उस समय समाजवादी मूल्यों की स्थापना इस देश में की जाए। और उस समय सोवियत संघ का भी विघटन नहीं हुआ था और परिस्थितियां ऐसी थी कि विश्व के अन्य देश भी समाजवादी व्यवस्था को अपने देश में लागू करना एक विकासशील जो देश है वो बहुत इसको एक गर्व की दृष्टि से देखते थे कि समाजवादी व्यवस्था को अपने देश में लागू करना और वहीं पूंजीवादी व्यवस्थाओं को हे दृष्टि से देखना या फिर उनमें कमियां निकालना, ऐसे उन वर्षों में ये सामान्य बात रही। तो सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि देखते हैं और जो हमने अभी जो हमने व्याख्या की वो हम पॉइंट में कुछ लिखते चलें तो और इसके बाद हम आगे देखते चलेंगे। इसके पृष्ठभूमि की बात करें ये दिस लेक्चर आई हैव हर्ड फ्रॉम यूट्यूब बाय राजेश मिश्रा सर। So I am just explaining in my words here again that lecture. You can listen that lecture also
but whatever I have prepared since my IAS preparation days, so that is why it is my ambition to upload all the videos in all topics. So just I am going to upload in every topic, in polity, economy, geography, every subject, whatever the topic I will prepare, I will upload here, because now I am not delivering the exam. So what would be my preparation? That's why I thought that I will mention here all my preparation. ये 42वां संविधान संशोधन ये टॉपिक है, 42वां संविधान संशोधन। अब इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो इसके पृष्ठभूमि में आप समझें कि आपातकाल तो पहले ये 1976 का समय है, और इसकी पृष्ठभूमि आप देखें तो इस समय आपातकाल की स्थिति है। भारत में भी आपातकाल लगा हुआ है, ये था 1975 में। तो आपातकाल में सारा विपक्ष जो है वो जेल में था, और सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, और सरकार 2/3 बहुमत से ऐसे संवैधानिक संशोधन को लाने के लिए समर्थ थी। और न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में इस बात की समीक्षा की कि बहुमत की सरकार भी ऐसे ये बात की घटना है, लेकिन इस बात की भी समीक्षा वहाँ हुई कि बहुमत की सरकार भी हो यदि, जो 2/3 बहुमत से भी आई हो, तब भी वो संविधान के आधारभूत तत्वों में परिवर्तन ना कर पाए, अथवा नया संविधान ना बना पाए, अथवा पुराने संविधान को पूर्णतया नष्ट ना कर पाए। इसलिए आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था, और उसमें न्यायिक समीक्षा एक ऐसा तत्व था जिसके आधार जो संसदीय सर्वोच्चता को कहीं उसको धूमिल करता था, उसकी स्थिति को असामान्य करता था, या उसे कुछ अपेक्षाकृत नीचे करता था संसदीय सर्वोच्चता को। तो सरकार ने ऐसा महसूस किया कि संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना के लिए न्यायिक शक्तियों को सीमित करना आवश्यक है। तो आगे सरकार इस 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐसे कौन कौन से प्रावधान करती है, ये हम देखेंगे। आपातकाल की स्थिति उस समय है, और आपातकाल के समय ये संविधान संशोधन लाया गया। इसके अलावा हमारे पास अगला एक पृष्ठभूमि के तौर पर देखें आप, ये है आधारभूत संरचना। तो doctrine of basic structure which was given by the judiciary in Keshwanand Bharati versus State of Kerala। आधारभूत संरचना के सिद्धांत में, ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत ऐसा है कि एक कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्थापित हैं कि आप इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और न्यायिक समीक्षा इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो न्यायिक समीक्षा एक गतिशील अवधारणा है, और इसके तहत न्यायालय बहुत से मूल्यों को स्थापित करता रहता है, और उसको समय के साथ और स्पष्ट करता जाता है। तो आधारभूत संरचना में आप देखें कि धर्मनिरपेक्षता है, और शक्तियों का पृथक्करण है, और न्यायिक समीक्षा है, और लोकतंत्र और गणतंत्र की भावना है। तो ये समस्त जो तत्व थे, जो बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर स्वीकृत किए गए, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बहुमत की सरकारें होने के पश्चात भी नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा आधारभूत संरचना का सिद्धांत न्यायालय ने दिया, उच्चतम न्यायालय ने। और ये 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन जो है, इसे रद्द कर दिया बाय SC।
The 39 constitutional amendment was cancelled by the Supreme Court. What was the provision given here in this amendment? कि जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं, इनके चुनाव को की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो इसे असंवैधानिक पाया उच्चतम न्यायालय ने और इस 39वें संवैधानिक संशोधन को कैंसिल कर दिया। ये पृष्ठभूमि के तौर पर काम कर रहा है इस संवैधानिक संशोधन में। अब हम देखते हैं आगे कि तत्कालीन सरकार के समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, कि समाजवाद को स्थापित करने की भावना समाजवादी मूल्यों की स्थापना, ये आप 42वें संविधान संशोधन के मूल में पाएंगे। उस समय की सरकारें और उस समय के विकासशील देशों की महत्वाकांक्षा समाजवाद रही है और समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए, क्योंकि ऐसे कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं थे, समाजवादी तत्व, समानता का तत्व आधारभूत रूप से आधारभूत ढांचा के सिद्धांत के तहत न्यायालय ने दे दिया था और जो किसी भी रूप में हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन समाजवादी इस पर्टिकुलर शब्द के साथ भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तत्कालीन सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की और वो एक उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह। उन्होंने सरकार को ऐसी रिकमेंडेशन दी कि संविधान में प्रस्तावना में फिर समाजवादी शब्द का उल्लेख इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया और समाजवादी शब्द के जुड़ने के साथ संविधान की प्रस्तावना में इसके साथ ही पंथ निरपेक्ष शब्द भी ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष। और ये जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी सिद्धांत के आगे की व्यवस्था है वो इस रूप में कि पंथ जो है वो एक समूह के रूप में हम देख सकते हैं और पंथ के समक्ष निरपेक्षता की भावना, और समाजवाद जो है वो कभी पंथ निरपेक्ष अपने आप समाज जो है वो पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी मूल्य जो हैं उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना समाहित है। तो समाजवादी अवधारणा की संविधान संशोधन में आने के पश्चात पंथ निरपेक्षता की भावना इसमें ऐड हो गई और सरकारें अपनी शक्ति की स्थापना के लिए और उसके स्थायित्व के लिए अपने राष्ट्र की अखंडता की, क्योंकि खंडित राष्ट्र में ये मूल्य की स्थापना कभी संभव नहीं है ऐसे मूल्यों की, इसलिए राष्ट्र के अखंडता की भावना इसके साथ आती गई। तो ये आप देखें कि ये तीन शब्द, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए। और इसके बाद आप देखें भाग 3 में क्या परिवर्तन किए गए। भाग 3 में क्या परिवर्तन किए गए, तो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स और समाजवादी मूल्यों की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के आने से ज़्यादा मजबूत होगी बशर्ते कि मौलिक अधिकारों के ज़्यादा मजबूत होने से। तो इसलिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना था। इसलिए इसमें एक संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूलतः पूंजीवादी भावना, पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ही अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को किसी अर्थों में सीमित करना उस समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए जरूरी था। इसलिए भाग 3 के संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की व्यवस्था की गई।
संपत्ति का अधिकार, ये इसके साथ आप एक कॉम्प्रोमाइज देखेंगे। और संपत्ति के अधिकार के तहत क्या किया गया, इसकी भावनाओं को सीमित करने के लिए कि जो निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, इन समस्त निर्देशक तत्वों, बाद में जो संवैधानिक संशोधन आते हैं उसमें 39B और C को प्रधानता दी गई मौलिक अधिकारों के ऊपर, लेकिन अभी इस कंडीशन में समस्त निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें जो आर्टिकल हैं 14, 19 और 31, तो सभी ऑल डीपीएसपी, सभी निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल 14, 19 और 31 से प्राथमिक होंगे। ये व्यवस्था संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के साथ, ऐसी व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम देखते हैं। और निर्देशक तत्वों में क्या किया गया, ये आप देखें कि निर्देशक तत्व में समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। निशुल्क विधिक सहायता, जो एक विधिक सेवा प्राधिकरण हम देखते हैं नालसा, उसकी स्थापना इस निशुल्क विधिक सहायता के रूप में स्थापित व्यवस्था के तहत की गई है। निशुल्क वैधानिक सहायता, ये हमको डीपीएसपी में निर्देशक तत्वों में देखने मिलेगा। और इसमें श्रमिकों की प्रबंधन में भूमिका, श्रमिकों की प्रबंधन में भूमिका, तो ये समाजवादी तत्व हैं। विधिक सहायता सबके लिए पॉसिबल नहीं थी उस समय, मतलब हर किसी के लिए वकीलों को रखना और उनकी फीस दे पाना ये संभव नहीं है। इसलिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन किया गया, और श्रमिकों की भूमिका प्रबंधन में, ये भी समाजवादी मूल्य हैं। इनको डीपीएसपी में इनका उल्लेख किया गया। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ये एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है जिनको हम डीपीएसपी में देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। इसके अलावा आप देखें कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसके पूर्व में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई थी। तो उसको रिवर्स करने के लिए और पुनः संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना के लिए और न्यायिक शक्तियों को सीमित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, ये देखें। तो संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 में इसके सब क्लॉज 4 और 5, इसमें क्या व्यवस्था की गई कि जो संसद से पारित जो विधेयक होंगे, मतलब संसद को पूर्ण अधिकार है संविधान में संशोधन का, संसद को पूर्ण अधिकार है संवैधानिक संशोधन का, और संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया 368, 4 और 5 में। और ये संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया ये। और इसके बाद आप देखें कि न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के लिए क्या किया गया, न्यायालय की शक्ति को सीमित करना। तो न्यायालय की शक्ति को सीमित करने के लिए क्या किया गया,
जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद था, जिसके तहत 39वां संविधान संशोधन जो आया था उसको न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि इसकी सुनवाई जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की थी। तो न्यायालय शक्तियों को कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसदीय विधियों की समीक्षा करेगा, उसकी सुनवाई करेगा, और जो उच्च न्यायालय है वो राज्य विधियों की। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर के केस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देखा था, और हमारे यहाँ न्यायालय की समानांतर व्यवस्था के तहत ऐसा हुआ था। और ये मूल अवधारणा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो न्यायिक स्वतंत्रता को भंग करने की बात थी एक अर्थों में। तो न्यायिक शक्ति को सीमित करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। इसमें दो प्रावधान है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसदीय विधियों की समीक्षा करेगा, उसकी सुनवाई करेगा। और दूसरा है जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स हैं, वो राज्य की विधियों की सुनवाई करेंगे। ऐसा प्रावधान किया गया। और देखें आप कि मूल कर्तव्यों का समावेशन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। मूल कर्तव्य जोड़े गए 51A के द्वारा। 51A स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही मूल कर्तव्य जोड़े गए। और मूल कर्तव्यों को जोड़ने पर उस समय इसका काफी विरोध हुआ था, वो इन अर्थों में कि आपातकाल की स्थिति थी और समाजवादी मूल्यों की स्थापना के अधीन रहते हुए सरकारें ये अपेक्षा कर रही थी कि नागरिक जो है वो अपने कर्तव्य बखूबी निभाएं। तो जो नागरिक थे वो शिक्षा के उस स्तर के नहीं आ पाने के कारण सरकारों को दोष दे रहे थे कि जो शिक्षा की स्थापना का प्रावधान था वो उस रूप में लागू नहीं कर पाया गया है, तो फिर नागरिक कर्तव्य कैसे निभाएं अपने और वैज्ञानिक मानसिकता की, वैज्ञानिक विचारों और सोच की स्थापना के तत्व संविधान में शामिल थे, और उसको फॉलो करने के लिए मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान किया गया। तो इन सब बातों का हम वहाँ उस समय कुछ विरोध देखते हैं अपने नागरिकों के द्वारा कि सरकारें अपना काम बखूबी नहीं निभा पा रही हैं और जनता से अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने की अपेक्षा कर रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान की व्यवस्था इसमें आप देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों को संसद मूलतया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के से मिलकर बनती है। तो लोकसभा और पूर्ण बहुमत की स्थिति में सरकारों के पास तो पूर्ण शक्तियां होती हैं, किंतु संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति यदि अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करे तो स्थितियां कुछ गंभीर हो सकती हैं। और इस स्थिति से बचने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने के लिए या पॉइंट के तौर पर देखें 1, ये 2, ये 3, अब राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करना, या राष्ट्रपति की शक्ति, इसको डाउनवर्ड। अब इसके लिए क्या किया गया कि राष्ट्रपति जो है, इसमें आर्टिकल नंबर 74A इसमें व्यवस्था दी गई। इसके तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल की सहायता के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से ही कार्य करेगा, शैल एक्ट, ऐसा प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की सिफारिशों के या उनकी भावना से इतर काम नहीं कर सकते। ये व्यवस्था राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए 74 फर्स्ट में की गई। और एक लास्ट आप एक पॉइंट देखें जो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया संविधान में, वो है अधिकरण की स्थापना हम पाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभर रहे हैं।
और आज भारत में बहुत से अधिकरणों की स्थापना हो चुकी है। चाहे हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखें, मानवाधिकार के देखें, या फिर करों से संबंधित देखें, ऐसे बहुत से अधिकरण स्थापित हो चुके हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 323 और 323A और 323B इसमें किया गया, और इसमें इसकी पुनर्समीक्षा हुई 42वें संविधान संशोधन की। तो इसमें से कुछ ऐसे तत्व जो संवैधानिक आधारभूत रचना के सिद्धांत के विपरीत जाते थे या फिर संविधान की मूल भावनाओं को जो ध्वस्त करते थे, उनको न्यायालय ने पुनः असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उसके अलावा जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार इस आपातकाल के बाद गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने जो ये संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार से हटा दिया और उन्होंने इसे 300A में शिफ्ट कर दिया। तो और जो ये व्यवस्था है न्यायालय की शक्ति को सीमित करना, ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और ऐसी चीजें जो ये संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करते थे, जो ये इसको रिवर्स कर दिया गया, ये प्रावधान हटा दिए गए। बाकी तो ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये संविधान में है, यथावत अधिकरण है, मूल कर्तव्य है। और संपत्ति का अधिकार दूसरे तरीके से अभी भी है। और ये डीपीएसपी, जो ऑल डीपीएसपी थी, इसको बात के अधिकार में 39B और C पर प्राथमिकता दी गई। पूरे मौलिक नीति निर्देशक तत्वों की बजाय 39B और C इनसे सर्व प्राथमिक होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन था। और तो कुछ इसमें ऐसी बातें छूट नहीं रही है, या फिर कभी छूट भी रही हो तो फिर वो मैं कमेंट सेक्शन में फिर से मेंशन कर दूंगा यदि कुछ ऐसा छूट रहा हो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। So thank you so much. So we will back with another topic, and I will upload this video in English also. This was in Hindi language. Thank you so much. Bye bye. I am not going to edit this video. Actually, it takes a little time, so that is why before starting my lecture here, before the presenting topic, I do not edit that part of my video. So kindly allow me for this, because the editing task is little bit irritating, so that is why I'm not going to do. Thank you so much.